नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। इन विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहते हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देते हैं, यानी इन विषयों के बारे में चर्चा भी करते हैं, नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं और साथ ही हमारी कोशिश होती है कि आपके सवालों को लाइव हम सुने और विशेषज्ञों से लें उनका जवाब। तो आज के विषय क्या है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और लेंगे आपके सवाल। देखते हैं सबसे पहले आज के विषय। आज का हमारा पहला विषय है पीएम कृषि सिंचाई योजना और साथ ही हम बात करेंगे मक्का फसल की देखभाल के बारे में। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मक्का की फसल की देखभाल पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही आपके सवाल लेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर और ईमेल पर अपने सवाल भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। और आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल पता आप हमारा नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल पता है, इस पर आप ईमेल भी करें। और जब भी आप कॉल करें या ईमेल करें, दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि अपना नाम ज़रूर उसमें लिखें और इसके अलावा अपने क्षेत्र के बारे में भी जानकारी दें। और जब भी आप कॉल करें तो नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ऐसी जगह पर रहें जहाँ से ठीक से आप बात कर सकें। टेलीविज़न की आवाज़ को आप म्यूट कर दें ताकि आपके सवाल को सुनने में हमें असुविधा ना हो, ताकि सही सवाल का सही जवाब आपको मिल सके। तो चलिए आज के जो हमारे मेहमान स्टूडियो में हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. मिश्रा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। किसान भाइयों को नमस्कार जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र IARI पूसा नई दिल्ली में, और आपसे हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में विस्तार से समझेंगे और इससे जुड़े जो भी सवाल हैं वो भी हम जो किसानों के सवाल हैं उनका जवाब आपसे लेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दूसरी जो हमारी एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सीमा सेपट हैं जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना पंजाब में। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आपसे हम मक्का के बारे में समझेंगे। मक्का किस तरीके से लगातार पूरे विश्व में काफ़ी इसकी मांग होती जा रही है, एक लोकप्रिय फसल के तौर पर ये स्थापित हो गई है, और हमारे भारत में इसका क्या स्कोप है, किसान इसकी खेती के वक्त किन बातों का ध्यान रखें, इसकी प्रोसेसिंग कैसे महत्वपूर्ण हो गई है और बाजार में कैसे अलग अलग उत्पाद जो उपभोक्ताओं के बीच में मांग बनी हुई है उसकी, जिससे किसान हमारे काफ़ी लाभ ले सकते हैं। तो इन दोनों विषय पर होगी विस्तार से चर्चा। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे हम जानते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, जिसका शुभारंभ साल 2015 में किया गया था, और मकसद यही है कि हर खेत को पानी मिले, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी पानी की एक बूंद भी बर्बाद ना जाए खेत में। अब इस योजना में हम कहाँ तक पहुँचे हैं? जी सर। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 2/3 कृषि क्षेत्रफल जो है वर्षा पोषित है, वर्षा पोषित था पहले, और कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता था। तो इसकी वजह से हमारे बहुत सारे क्षेत्रफल में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो साल 2015 में इस परियोजना को लॉन्च किया गया है, और इसके मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी खेत जो है असिंचित ना रह जाए। लगभग हर खेत को हम निश्चित तौर पर सिंचाई का जल उपलब्ध करा सकें, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य यही रहा है, जिससे हमारे किसान भाइयों को पानी की अनुपलब्धता के कारण किसी प्रकार का नुकसान ना हो सके या फसल का लॉस ना हो सके। तो सबसे मुख्य उद्देश्य तो इस परियोजना का यही रहा है। और इसके अतिरिक्त जो है, चूँकि जल संसाधन बहुत सीमित है, और उसमें भी खास तौर से जो है शुद्ध और स्वच्छ जल, जिसकी मनुष्यों को लेके जानवरों को और फसलों को सभी को उसकी आवश्यकता रहती है। तो ये प्रयास रहा है कि इसका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए, कि अच्छे प्रकार भली प्रकार से प्रबंधन करते हुए कम संसाधनों के उपयोग से अधिक फसल उत्पादन किया जा सके और किसानों के लाभ में बहुत वृद्धि की जा सके। बिल्कुल। तो देखिए, संसाधनों की जब बात हो रही है तो पानी जो कि प्रकृति ने हमें दिया है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसे हमें व्यर्थ नहीं करना है। और सरकार की तरफ से हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को, आम नागरिकों को समझाया जाए कि जल संचयन या फिर जल का उचित इस्तेमाल कितना महत्वपूर्ण है।
इस योजना में भी इसकी परछाई दिखाई देती है। सरकार की जो सोच है उसका प्रतिबिंब इस योजना में भी है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी एक बूंद पानी भी आपका बर्बाद ना जाए। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। फसल उगाने के लिए पहली प्राथमिकता होती है पानी। अगर पानी की पर्याप्त व्यवस्था ना हो तो पैदावार लेना मुश्किल है। किसान सिंचाई की समस्या का समाधान नई तकनीकें और सरकार के प्रयास से निकाल पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर केंद्र सरकार ने हर खेत को पानी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के हर जिले में समस्त खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचने की योजना बनाई गई, जिससे हर बूंद के साथ उत्पादन बढ़ाया जा सके। पानी का समुचित इस्तेमाल हो और बचत भी, इसके लिए फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई विधियों का लक्ष्य रखा गया। इनके लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 2015-16 से अब तक लगभग 58 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत 67,57,000 हेक्टेयर भूमि कवर की गई। योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र कैबिनेट ने 2021-26 के लिए इस योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर सिंचाई के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 264,034 हेक्टेयर क्षेत्रफल कवर किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान ग्राम पंचायत के माध्यम से संबंधित ब्लॉक व जिला सिंचाई योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। योजना की जानकारी लेने के लिए कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर में संपर्क किया जा सकता है। तो अभी आपने देखी हमारी ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। इससे जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हैं या फिर आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल करें, ईमेल करें। आइए बात करते हैं आज के दूसरे विषय पर, जो कि हमारा दूसरा विषय है मक्का फसल की देखभाल। तो डॉक्टर सीमा के पास चलते हैं। डॉक्टर सीमा, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल जी। मक्का जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण फसल हो गई है आज के दौर में, और हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इसका चलन काफ़ी बढ़ गया है और हमारे देश में भी किसान इसे मुख्य फसल के तौर पर अपना रहे हैं। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो क्या स्थिति है इसकी? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मक्का अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप हो गई है। अगर भारत में बात की जाए तो धान और गेहूं जो एक बहुत ही प्रचलित प्रणाली है, उसके बाद अगर खाद्यान्न फसलों में अगर किसी का तीसरे नंबर पे नाम आता है तो वो मक्का है। और इसका जो क्षेत्रफल है भारत के अंदर वो 9 मिलियन हेक्टेयर के आसपास बढ़ जी। तो उत्पादकता की भी बात करें तो वो 19 मिलियन टन के आसपास। अब इसका इतना महत्वपूर्ण मक्का का जो है वो क्यों हुआ है प्रचलन? पहला तो इसका रीजन ये है कि जो हमारे प्रदेश में या हमारे भारत में जो मक्का उगाई जाती है उसकी 50% के आसपास उत्पादन होता है वो मुर्गी जो क्षेत्र है उसके अंदर जाता है, कि मुर्गी के खाद्य वो काम आता है। अब जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसके साथ साथ मक्का का और भी इंडस्ट्रीज में यूज होने लगा है। उसमें अगर बात की जाए तो मक्का के अंदर जो बीज होता है उसके अंदर एक स्टार्च पाया जाता है। उस स्टार्च का उपयोग अब पेपर इंडस्ट्रीज में होने लगा है। इसके अलावा मक्का में अब गम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसका जो हमारी और भी इंडस्ट्रीज है, गम इंडस्ट्रीज, उनके अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका उपयोग बढ़ा है। जितना इसका हमने प्रोसेसिंग की है, प्रोसेसिंग की भी अगर बात करें तो आजकल मक्का जो मोटे अनाज के लिए जितना सेहत को ध्यान में रखते हुए जितना भारत सरकार इस साल मोटे अनाज का इसको प्रमोट भी कर रही है कि मक्का अगर खाते हैं तो वो सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। इसके अंदर कई अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें ट्रिप्टोफान एंड लाइसिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें ह्यूमन बॉडी को ग्रोथ के लिए काफी आवश्यक होता है। तो ये मक्का बहुत सस्ती फसल है। इसमें कोई इतनी अत्यधिक लागत नहीं आती है जितना अगर हम गेहूं और धान की बात करें। इसी वजह से किसान के अंदर इसका प्रचलन काफी बढ़ा है। और इसके अलावा ये मक्का ऐसी फसल है कि जो तीनों सीजन में ली जा सकती है। खरीफ में भी ली जा सकती है, रबी सीजन में भी ली जा सकती है और स्प्रिंग सीजन में भी ली जा सकती है।
में जो लागत क्षमता है वो बहुत कम होती है। इन्हीं सब कारणों के कारण मक्का का किसानों के बीच में काफी रुझान बढ़ा है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि मक्का का को लेकर रुझान किसानों में काफ़ी बढ़ रहा है। इसका जो इस्तेमाल है वो इंडस्ट्रियल यूज़ भी है और कई तरह के खाद्य पदार्थ भी इसके काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। अपने पोषक तत्वों के लिए भी ये जाना जाता है। और तो कुल मिला के कह सकते हैं कि मक्का को लेकर हमारे देश में भी लगातार इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। किसानों में भी इसको लेकर काफ़ी उत्साह है। तो चलिए देखते हैं मक्का से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मक्का की गिनती मोटे अनाज में होती है। भारत के लगभग 75% हिस्सों में इसकी खेती की जाती है। जून जुलाई के माह में बुआई कर ली जाती है। मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन जहां सिंचाई के साधन है वहां रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में भी इसे बोया जा सकता है। इस फसल में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे समय समय पर निराई गुड़ाई करना। इससे खरपतवार नियंत्रण के साथ पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन का संचार होता है। किसान पहली निराई 15 से 20 दिनों के बाद व दूसरी निराई 35 से 40 दिन के बाद करे। खरपतवार नाशी से नियंत्रण करने के लिए एट्रोजिन दवा की 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के दूसरे या तीसरे दिन छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा मक्का की खेती के दौरान खाद व उर्वरक की सही विधि अपनाने से मक्का की वृद्धि और उत्पादन दोनों अच्छा होता है। जैसे फसल में डाली जाने वाली पूरी नाइट्रोजन की मात्रा का तीसरा भाग बुआई के समय, दूसरा भाग लगभग 1 माह बाद साइड ड्रेसिंग के रूप में और तीसरा और अंतिम भाग नर पुष्पों के आने से पहले करें। सिंचाई की बात करें तो मक्का फसल को अपने पूरे फसल अवधि में 400 से 600 मिलीमीटर पानी की जरूरत होती है। फसल में फूल आने और दाना बनते समय सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो भी आपने मक्का पर भी रिपोर्ट देखी और एक बार फिर से हम आपको आज के विषय बता दें। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की और साथ ही कैसे मक्का की फसल की देखरेख करें, या फिर मक्का से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है तो आपका स्वागत है। टोल फ्री नंबर जो है लगातार स्क्रीन पर हम फ्लैश करते रहेंगे। ईमेल भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, जैसे हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात कर रहे थे, 2015 से इसकी शुरुआत की गई और सोच इसके पीछे यही है कि हर खेत को पानी मिले और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके प्लान बनाए जाते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। अगर हम ये अम्ब्रेला योजना है तो इसके अंदर घटक कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4 मुख्य घटक हैं। सबसे पहले एक है AVIP, जिसमें कि सभी जो इरिगेशन की परियोजनाएं थी जो धीरे धीरे चल रही थी, यानी कि बहुत दिनों से लंबित थी, उनको त्वरित रूप से पूर्ण करना सबसे बड़ा एक उद्देश्य मान के चले हम लोग। और जिसमें कि जो भी वाटर रिसोर्स क्रिएट करना था जो बहुत स्लो था, उसको तुरंत पूर्ण करने का एक उद्देश्य था। दूसरा, हर खेत को पानी सुनिश्चित जल उपलब्ध कराना था। और तीसरा जो है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि जल के उत्पादन या जल उत्पादकता बढ़ाना, या अगर यूँ कहूँ कि दक्षता वृद्धि में सबसे ज़्यादा योगदान इसमें इस योजना का मुख्य घटक माना जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जो है वाटरशेड मैनेजमेंट जो एक कंपोनेंट है इसका, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक कंपोनेंट जोड़ा गया, जिसमें कि हमें वाटरशेड पे जो भी जल उपलब्ध था, यानी कि जल संचय करना, जल संग्रहण करना, जल संग्रहण संरचनाएं जो थी उनको, जो पुरानी थी टूटी फूटी अवस्था में थी, उनका पुनर्जीवीकरण करना, पुनरुद्धार करना और नई संरचनाएं बना करके जल को संचित करना, जिससे कि अच्छे उचित और दक्षतापूर्ण संसाधनों के द्वारा और इरिगेशन यानी कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, इनके प्रयोग से जो है मोर क्रॉप पर ड्रॉप का उद्देश्य प्राप्त करना था। जी बिल्कुल। तो जो मुख्य घटक हैं उसके बारे में भी हमने जाना और एक दर्शक है हमारे साथ जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैडम। जी बताइए क्या सवाल है आपका मक्का पर? मैडम जी मक्का लगाना चाहते हैं हम, बरसात नहीं है अपने।
जी। तो हमारे उज्जैन मध्य प्रदेश में कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी जो उत्पादन भी अच्छा दे और दूसरी कोई जमीन से जैसे जो बीमारी लगती है वो भी नहीं लगे? जी। और ये प्रधानमंत्री सिंचाई जो आपने बता रहे मैडम जी, तो इसमें हम जैसे अब दूसरी फसल करेंगे अपने गेहूं चने की या लहसुन की, तो उसमें कौन सी जो सब्सिडी हमको मिल सकती है या फुहारे लगा सकते हैं मैडम, इसके बारे में? ठीक है, पहले जी। अच्छा, और भी कोई सवाल है आपका? जी मैडम, सवाल और एक ये है कि जो आप बता रहे हैं ना, तो इसमें कहाँ पे जो मिलना पड़ेगा हमको, जो हमको सब्सिडी या फिर डायरेक्ट सामान मिल जाए प्रधानमंत्री? जी ठीक है सर, 2 सवाल हैं, एक मक्का पर है आपका, दूसरा जो हमारी आज की योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। तो पहले हम डॉक्टर सीमा के पास चलते हैं। डॉक्टर सीमा, उज्जैन से हमारे दर्शक हैं और मक्का की फसल लेना चाहते हैं अभी मानसून में ही, तो जानना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के अनुसार कौन सी अच्छी किस्में होंगी जिसमें बीमारियां ना हो और उत्पादन भी अच्छा मिले। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है लेकिन इन्होंने बोला है कि बारिश के पानी से ही वो मक्का लेना चाहते हैं, तो मैं आप सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसी वैरायटी लें जो 85 से लेकर 90 दिन में पक जाए। अगर आपके पास पानी नहीं है तो उन वेराइटीज के अंदर आप जो उज्जैन मध्य प्रदेश का जो हमारा स्टेट है उसके अंदर आप एक PEH पूसा एक्स्ट्रा 5 वो ले सकते हैं। दूसरा इसके अलावा आप PMH2 भी ले सकते हैं। ये जो 2 वेराइटीज हैं ये आपके क्षेत्र के लिए काफी अच्छी है और 85 से 90 दिन में पक जाएंगी। जब आप बीज लेते हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप प्रमाणित बीज ही लें और दूसरा बीजोपचार ना करना भूलें। बीजोपचार एक ऐसा तरीका है जिससे कम लागत के अंदर आप बहुत सारी बीमारियों का जो मृदा से उत्पन्न होती है उनका आप अच्छे से उपचार कर सकते हैं। बीजोपचार के लिए आप क्या करें, अगर बाजार में आपको कैप्टान मिल जाती है तो आप उस कैप्टान का 3 ग्राम के हिसाब से 1 किलो सीड में उपचार करें। और इसके अलावा थायराम और कैप्टान का भी एक मिक्सचर आता है, अगर वो मिक्सचर आप यूज कर रहे हैं तो 2 ग्राम 1 किलो सीड के हिसाब से उपचार करें। और एक तीसरा ऑप्शन और है कि इमिडाक्लोरपिड होती है, ये काफी अच्छी दवाई है, उसका आप 4 ग्राम 1 केजी सीड के साथ उपचार करें। तो इससे क्या होगा कि जो मृदा से या बीज से उत्पन्न जो बीमारियां हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। जी बिल्कुल, तो ये कुछ अच्छी वैरायटी हैं, किस्में हैं जो कि आप अपने क्षेत्र के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपने दूसरा सवाल किया था कि कैसे कृषि सिंचाई योजना से हम लाभ ले सकते हैं या फिर आपके क्षेत्र में सब्सिडी मिल सकती है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। सर, हमारे दर्शक हैं उज्जैन से, तो इन्हें क्या बताना चाहेंगे सर? हाँ, देखिए किसान भाई, आपको अपने ज़िले के जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करना है और वहाँ जाके निर्धारित प्रपत्र पर अपना विवरण आपको देना है। साथ में अपना आइडेंटिटी कार्ड, बैंक की पासबुक, 2 फोटोग्राफ ये भी आपको लेके जाना है और खेत की जो जमाबंदी के कागज़ हैं उन्हें भी आपको लेके जाना, वो भी सत्यापित कागज़ होने चाहिए। तो वहाँ पे जाके आप ये दरखास्त दे सकते हैं और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। मैं समझता हूँ एक दूसरा रास्ता और है कि आप इसके पोर्टल पे जाएंगे PMKSY पर और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे या मदद ले सकते हैं किसी भी ऐसे जानकार से जो कंप्यूटर की जानकारी रखता हो, तो उस पोर्टल पे आपको ये अपनी सारी जानकारियां अद्यतन करनी होंगी और आप उनको अपलोड करेंगे। तो आपको समय के आधार पे जब भी आपका नंबर आएगा तो विभाग के द्वारा आप कौन सी फसल लेना चाहेंगे उसके आधार पे, यदि आपने उद्यान फसलें लेनी है तो जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में आपको जाना पड़ेगा। और अगर इन फसलों में यानी खेती वाली ऐसे खाद्यान्न फसलों में आपने सिस्टम लगवाना है तो जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में या ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपको एक पूर्ण तरीके से वर्केबल एक सिस्टम दिया जाएगा जिसमें कि सारी जानकारी भी आपको दी जाएगी, प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आप कहाँ सिस्टम लगाएंगे, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी है और सारी चीज़ों का आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। होगी मुलाकात छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें हेलो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या?
केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम जिन विषयों पर बात करें एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं। आज का हमारा जो पहला विषय है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और साथ ही हम बात कर रहे हैं कि मक्का फसल की देखभाल किस प्रकार करें। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी विक्रम जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, हमारी मक्का लगे हुए 41 दिन हो गए, उसमें इल्ली लग रही है। 41 दिन हो गए, क्या समस्या आ रही है? इल्ली लग रही है। इल्ली लग रही, ठीक है डॉक्टर सीमा, इल्ली लग रही है इनकी फसल में, क्या करें? मैं विक्रम जी आपको चाहूंगी कि ये इल्ली क्या पौधे के गोभ में बीज के अंदर लग रही है, पत्तियों के बीच में, या जड़ों में, कहाँ लग रही है? विक्रम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही है डॉक्टर सीमा, तो मैं चाहूँगी दोनों तो ऐसे बता दें, क्योंकि ये स्थिति साफ नहीं हो पाई कि कहाँ पर इल्ली की समस्या है। जी जी, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि अभी हमने 4-5 सालों में क्या देखा है कि इल्ली जो होती है वो पौधा के बीच में गोभ में लगती है, जिसको फाल आर्मी। हाँ जी जी बिल्कुल। भारत में ना काफी मक्का के ऊपर अटैक हुआ, काफी प्रकोप हुआ इसका। बिल्कुल, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर ज्यादा नहीं है तो उन पौधों को बीच में से इल्ली निकाल दें, और क्योंकि ज्यादा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना भी ठीक नहीं है। अगर पर उनको लगता है कि काफी अटैक हो रहा है तो वो कोराजिन का स्प्रे करें। कोराजिन बहुत ही इफेक्टिव दवा है, और जब कोराजिन का जब आप स्प्रे करें तो एक बात का ध्यान रखिए कि ये इल्ली जो बीज के अंदर बैठी हुई है पत्तों के झुंड के बीच में, वहां पे कोराजिन जरूर गिरनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मिट्टी के अंदर आप स्प्रे कर रहे हैं और वो छुपके जो मक्का का जो गोब होता है, पत्तियों का झुंड होता है, उसमें छुप जाए। तो वहां पे अगर कोराजिन नहीं जाएगी तो वो मरेगी नहीं। और ये इल्ली इतनी खतरनाक होती है जिसको फॉल आर्मी वॉर्म, अगर मैं क्योंकि अगर उसी का अटैक हुआ है तो ये रातों रात पूरी फसल को भी नष्ट कर सकती है। तो जितना जल्दी हो सके आप उसके अंदर कोराजिन का स्प्रे कीजिए। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से आप अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं, और जो हमारे दर्शक थे जिनका विक्रम जी का सवाल था कि इल्ली की समस्या आ रही है, तो बिल्कुल इन उपायों को आप अपनाइए। और चलिए हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। सर, इसके लिए एक अच्छा खासा बजट भी रखा गया है सरकार नाबार्ड की तरफ से, उसको कैसे हमारे किसान उस तक पहुंच सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं? जो इसका मोर क्रॉप पर ड्रॉप है जो घटक, उसके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न रखा गया है। 5,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड क्रिएट किया गया है नाबार्ड के द्वारा, जिसमें मैं देख रहा था कि सबसे अग्रणी जो है वो तमिलनाडु स्टेट है, जिसने सबसे ज़्यादा, अगर ऐसे कहें कि उन्होंने वहाँ के किसानों ने आगे बढ़ कर के उन्नत सिंचाई विधियों को ज़्यादा अपनाया है। और उसके बाद हरियाणा का नंबर आता है, और कुछ स्टेट अभी भी बहुत पीछे हैं जो आगे नहीं आ रहे हैं जहाँ के किसान। और मैं समझता हूँ कि सभी किसानों को आगे आ करके उन्नत सिंचाई विधियों को आज अपनाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पारंपरिक सिंचाई की विधियां हैं वो कम दक्षतापूर्ण तो हैं ही, साथ पानी में की बर्बादी भी होती है उसमें। हाँ, उसमें पानी की बर्बादी भी है और न्यूट्रिएंट की लीचिंग भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा पानी देने से आपका न्यूट्रिएंट
ज़मीन में चला जाता है या वॉश आउट होके नालियों के द्वारा बह जाता है, तो आपकी फसल कमज़ोर हो जाती है, आपका पैसा भी लगा और आपको फ़ायदा भी नहीं हुआ। परंतु इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि उन्नत सिंचाई विधियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा दक्षतापूर्ण हैं और पानी लगाने में आजकल खर्चा भी आता है। आप जानते ही हैं कि डीजल का दाम काफ़ी बढ़ा हुआ है, लगभग 100 रुपए तक पहुंच रहा है। तो जितना भी आप जल की बचत करेंगे तो उतना ही आप अपने लाभ में वृद्धि करेंगे। बिल्कुल, यानी कि जल होने के बावजूद भी आप अगर कम जल से वही काम कर सकते हैं जो अधिक जल से आप कर रहे हैं आज, तो आप अपने लाभ में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेंगे। और यही वजह है कि एक छोटा सा देश जहाँ पे बिल्कुल जल नहीं था, उन्होंने उन्नत सिंचाई विधियों को अपनाया है और आज संसार में वो खाद्यान्नों के और फलों के और फूलों के निर्यातक बन करके बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा रहे हैं। तो कोई कारण नहीं है कि हमारे किसान भाई भी आगे बढ़कर इन उन्नत सिंचाई विधियों को, जिनमें कि ड्रिप इरिगेशन शामिल है, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम भी है, आजकल सेमी सॉलिड सेट्स हैं, सॉलिड सेट्स भी हैं। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे किसान भाई आच्छादित कृषि की तरफ भी जा सकते हैं, कवर्ड कल्टीवेशन भी। इस पे हम और आगे चर्चा करेंगे प्रोग्राम में, अगर किसी का सवाल होता है, या अथवा मैं वैसे भी प्रयास करूंगा कि आपको बताऊं कि बहुत सारे जो नुकसान है उनसे भी बचत हो सकती है, जल की बचत के अतिरिक्त भी। जी बिल्कुल। तो देखिए, इससे बहुत सारे लाभ हैं, हम सिर्फ इसे पानी की बचत तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। इससे पानी की बचत करते हैं तो आप पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि आप पानी बचाते हैं तो आपका ईंधन बचता है, तो उससे भी प्रदूषण जो होता है वो कम होता है। और जो सर कह रहे हैं कि जितनी आप बचत करेंगे उतनी ही आपका लाभ भी बढ़ेगा, तो ये भी लाभ बढ़ाने का तरीका है। चलिए, एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, विपिन हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर, सागर से इन्होंने कॉल किया है। विपिन जी, बताएं क्या सवाल है? जी नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरा सवाल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसके बारे में मुझे जानना था। जी बिल्कुल। कि इसमें क्या किसानों के लिए कुएं का भी प्रावधान है? जिन लोग किसानों के पास कुएं नहीं है तो क्या इसका भी प्रावधान है इस योजना में या फिर नहीं? मतलब आपका सवाल ये है कि क्या जी वैसे खरीद में तो सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन जो लोग रबी में अगर इस योजना का लाभ लेना चाहे तो क्या आवेदन है अप्लाई अभी से करना पड़ेगा या फिर तुरंत भी कर सकते हैं? जी, कुएं के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, मतलब कुआं आपको नया खुदवाना है उसके लिए आप? हाँ जी बिल्कुल, कुआं खुदवाना है तो उसके लिए कोई सब्सिडी वगैरह है या नहीं? ठीक है सर, दोनों सवाल आपसे ही हैं। जी बिल्कुल। मेरे किसान भाई, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इस योजना के अंतर्गत सिंचाई के संसाधनों का जो क्रिएशन है, यानी वाटर रिसोर्सेज क्रिएशन भी इसका एक उद्देश्य है। और इसके जो घटक हैं उनमें मैंने पहले भी बताया था कि इसमें अगर जल संचय की बात करें तो जल संचय किए बगैर तो आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम आसानी से नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें कुछ तो प्रोविज़न है। और मैं समझता हूँ कि पहले एक खेत तालाब योजना जो चल रही थी उसमें आप छोटा सा एक टैंक बना सकते थे, उसमें 50,000 रुपये तक का अनुदान सरकार एक दूसरी योजना के माध्यम से दे रही थी। और इस योजना में भी सिस्टम के साथ में एक टैंक बनाने की व्यवस्था का प्रावधान जरूर है। तो आप अपने, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, या तो जिला उद्यान अधिकारी या तो जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें तो आपको अवश्य ही इस पे अनुदान प्राप्त किया हो सकता है। जी, एक तो ये कुएं पे था और दूसरा भी सवाल था इनका। हाँ, दूसरा क्या सवाल आपने पूछा था? ये सब्सिडी वगैरह के बारे में जानना चाहिए। हाँ, सब्सिडी तो देखिए ऐसा है कि केंद्र सरकार ने जो अपना और स्टेट गवर्नमेंट का जो रेशियो रखा है उसे आपको लेना देना नहीं है, लेकिन 5 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल के लिए किसान भाई ये इस परियोजना का लाभ ले सकते हैं। छोटे किसान हैं हमारे देश में बहुत सारे, उनको तो लाभ मिल ही जाएगा, लेकिन बड़े किसानों में 5 हेक्टेयर से अधिक का लाभ देने का प्रावधान नहीं है। और चाहे वो आज ये जो सिंचाई विधियां हैं वो रो क्रॉप्स के साथ साथ दूर दूर लगाई जाने वाली फसलें हों या औद्यानिक फसलें हों, इन सभी में सफलतापूर्वक प्रयुक्त की जा सकती हैं। तो किसान भाई यहाँ तक कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम भी लगवा सकते हैं। जैसे आप कहीं दूर से अपना पानी लेके आते हैं, आपके खेत में कुआं नहीं है, कहीं बाहर से लेके आना है, तो एक अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम HDPE लगा करके बनाया जाता है जिससे कि आपके खेत तक पानी पहुंच जाए। और उसमें दूर से पानी लाने में जो
जो पानी का नुकसान होता था उसकी बचत हो सकती है, और उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है, यानी वो सिस्टम का हिस्सा माना जाएगा। उसके लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है, और आप प्रयास करें और अपनी दरखास्त अधिकारियों को दें अथवा ऑनलाइन अप्लाई करें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाए। जी, सीमा जी के पास चलते हैं। सीमा जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि जून जुलाई का समय ये मक्के के हिसाब से कैसा है, और आपने ये भी बताया कि साल में से 3 बार लिया जा सकता है इस फसल को, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी, किसान भाई जो मक्का की फसल लेना चाहते हैं उनके लिए बुआई का बिल्कुल उपयुक्त समय आ गया है। जो इसका उपयुक्त समय है वह 20 जून से लेके 15 जुलाई तो बीच की जो अवधि है उसके अंदर इस फसल को ले सकते हैं। मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगी कि अगर फसल का पहला जमाव, अगर फसल अच्छे से जम जाती है तो उसका बाद का जो ध्यान रखना होता है उसमें काफी कम समय लगता है। तो किन बातों का वो ध्यान रख सकते हैं? तो इनमें 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले तो कि बीज दर क्या रखें, किस तरीके से वो मृदा का चुनाव करें, और तीसरा जब है कि बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मृदा के चुनाव की बात करें तो किसान भाई ऐसी मृदा का सिलेक्शन करें जो दोमट हो और काली मिट्टी हो। इसके अंदर मक्का काफी अच्छी होती है, और मृदा का चुनाव करते समय 2-3 बातों का और ध्यान रखें। पहले तो मक्का बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है, अगर ज्यादा बारिश तो मक्का की फसल में काफी नुकसान होता है। तो ये ध्यान रखें कि मृदा में जल निकास का उचित प्रबंधन हो, कि अगर बारिश हो जाती है तो खेत के अंदर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए 24 घंटे से ज्यादा, नहीं तो मक्का को बहुत नुकसान होगा। दूसरा, मृदा का चुनाव करते समय एक चीज का ये भी ध्यान रखें कि वो लवणीय ना हो। जो पीएच होता है जिसको बोला जाता है वो 7.2 या इससे 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। 6 तो बहुत कम हो गया, लेकिन हाँ 7.2 बहुत ही उचित पीएच है जिसके अंदर इस फसल को लिया जा सकता है। ये तो बात हो गई मृदा। दूसरी बात मैंने बोली थी कि बीज दर का सिलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर मक्का में अगर आपने अत्यधिक बीज यूज कर लिया, मतलब जो रिकमेंडेड है इसके अंदर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोला जाता है कि 1 हेक्टेयर के अंदर 66,000 लेके 67,000 अगर पौधे रखे जाते हैं तो उसकी उपज अच्छी बनी रहती है। अगर आप इससे ज्यादा बीज लेते हैं, 20 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के हिसाब से ना लेके अगर ज्यादा लेते हैं तो पौधों में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा कि आप बहुत ज्यादा तो उपज गिर सकती है, और कम लेंगे तो उतनी उपज आपको मिल नहीं पाएगी। तो ये कुछ बातें हैं मक्के की फसल से जुड़ी हुई जिसका ध्यान रखना जरूरी है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत होते हैं हाजिर और लेंगे आपके सवाल। देखते रहे हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम
और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और आज हेलो किसान में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की और साथ ही मक्के की फसल की देखभाल के बारे में। और चलिए एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, जैसे कि हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं तो इसके कुछ और बिंदुओं को मैं समझूं उससे पहले एक कॉलर है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है। विनायक जी हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से। विनायक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ जी बताएं सर, सवाल क्या है। मैंने एक बार सिंचन का लाभ जी मैंने लाभ लिया हुआ है ठिबक सिंचन का। हाँ जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, लाभ लिया है तो दोबारा कब ले सकता हूँ? सर आप समझ पा रहे हैं इनका सवाल? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। विनायक जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर। हेलो, एक बार मैंने लिया हुआ है ठिबक सिंचन का। आप अपने यहाँ पर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, ये सवाल है आपका? हाँ लिया हुआ है, लेकिन दोबारा कब ले सकते हैं? वो पूछ रहे हैं कि दोबारा ले सकते हैं इसका लाभ। अच्छा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, लेकिन हमारे किसान भाई को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप वैसे तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाता है। आपको एक बार लाभ मिल चुका है तो शायद अधिकारियों को थोड़ा सा आपत्ति होगी, परंतु 5 हेक्टेयर तक की क्षेत्रफल की जो सीमा है, यदि आप उससे आगे नहीं निकले हैं तो आपका अधिकार बनता है कि अभी आपका कुछ खेत बचा रह गया है तो आप जरूर एक बार फिर दोबारा दरखास्त दे सकते हैं और जब आपका नंबर आए तो आपको फिर मिल जाएगा अनुदान। जी सर, और हम ये भी देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके साथ साथ कुसुम योजना भी है जिसमें सोलर पंप किसानों के खेतों में लगते हैं। तो क्या इन दोनों योजनाओं को एक तरह से कंबाइन कर सकते हैं जहां आप पानी की बचत कर रहे हैं? देखिए किसान भाइयों को, हाँ बिल्कुल आपने अच्छी बात बताई है, बहुत बढ़िया पॉइंट रेज किया है। किसान भाइयों को चाहिए कि प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना है जिसमें सोलर पंप की व्यवस्था की गई है, तो अगर आप उस योजना में आप लाभार्थी बन जाएं तो आपको न केवल पंप और सोलर सिस्टम लगा के दिया जाएगा बल्कि आपको ट्यूबवेल में लगा करके भी दिया जाएगा। जैसे कि अधिकतर किसान भाई 5 हार्स पावर का एक पंप सेट लेते हैं और उस पे वो कार्य करते हैं तो लगभग 5 kVA का इक्विवेलेंट माना जाएगा और उसमें 50-55 हजार रुपए तक का उनका जो भी खर्च है उसमें आपकी सहभागिता बहुत कम है, लगभग 10%। आप अगर देते हैं तो आपको वो सिस्टम भी लगा के मिल जाएगा। तो एक तरफ आपके पास जल का स्रोत हो जाएगा, आपके पास जल लगाने के लिए जो ईंधन है उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी, सोलर से आपका चलने लगेगा और इधर से अगर आपको सब्सिडी मिल जाती है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की, तो यानी कि पूरा एक निकाय आपको यानी सिस्टम आपको लगभग 90% सब्सिडी के आधार पर उपलब्ध हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ किसान भाइयों को इसी रास्ते पे चलना चाहिए और इसको तुरंत अपने यहाँ लेने का प्रयास करना चाहिए। जी, तो देखिए दोनों तरफ से आपको इसमें लाभ मिल सकता है। और एक और कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं उनसे भी। हेलो हेलो हेलो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बताएं, सवाल बताइए अपना। सवाल ये है कि मेरे मक्का बो रखी है, जो उसके अंदर ऊपर से वो क्या पत्ते ये लटे काट रही है सर। जी डॉक्टर सीमा जी, हाँ ये हमारे दर्शक हैं उदयपुर राजस्थान से महबूब खान, तो ये जी इनको फसल में समस्या आ रही है। देखिए पहले तो अगर पत्ते खा रही है ऊपर से और अगर बीच से भी खा रही है अंदर से, जो जैसा कि पहले भी कॉल आया था और उन्होंने पूछा था कि बीच में से अगर खा रही है तो संभावना वही है कि ये फॉल आर्मी वर्म का अटैक हो सकता है और इसमें काफी इसका अटैक होता है खरीफ की जो फसल होती है। और इसका उपयोग के लिए यही है कि अगर ज्यादा प्रकोप हो रहा है तो आप कोराजन का स्प्रे करें। कोराजन का स्प्रे करने के लिए
का 1 से 2 ml 1 लीटर पानी में घोल बनाएं। अगर आपके पास बहुत अच्छा स्प्रेयर है जिसके अंदर 300 लीटर पानी से 1 हेक्टेयर के अंदर छिड़काव होता है का यूज करें। छिड़काव करते समय 1-2 बातों का ध्यान रखें कि जो उसका नोजल होता है वो नुकीला होना चाहिए ताकि वो पौधे के गोब में अच्छी से जा सके और उसी में अच्छे से उसका स्प्रे हो सके। तो ये ध्यान आप अवश्य रखें और बार बार निगरानी करते रहें, क्योंकि ये जो फॉल आर्मी वार्म है जिसको सुंडी आम भाषा में बोलते हैं, इसका प्रकोप जैसे आर्द्रता बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी, तो इसका प्रकोप बढ़ता रहेगा। जैसे ही बारिश और आर्द्रता अगर कम होती है तो इसका प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसकी समय समय पर निगरानी करें और आवश्यकता पड़ने पर इसका दोबारा भी आप स्प्रे छिड़काव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये कुछ उपाय हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। अब सर हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने बताया कि इसके अलग अलग घटक हैं और सरकार की तरफ से जो दूसरी योजनाएं चलाई जा रही है उसके साथ भी इसको कंबाइन करके एक पूरा सिस्टम बनाया जा सकता है खेत में। और इसमें हमने ये भी देखा है कि जो कोशिश ये भी है सरकार की तरफ से कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो और वाटर शेड मैनेजमेंट भी, तो ये भी क्या इसी योजना के अंतर्गत है? जी हाँ, इस योजना का जो चौथा घटक है वो वाटर शेड मैनेजमेंट के ऊपर है, जिसमें कि जलग्रहण क्षेत्र आधारित विभिन्न प्रविधियां अपना के, बहुत सारी तकनीकें अपना करके जल को जलग्रहण क्षेत्र में ही रोकना है। जैसे कि चेक डैम बनाना है और चेक डैम बना करके रख सकते हैं। आपने खेत की मेड़बंदी भी कर सकते हैं। मेड़बंदी ज़्यादा प्रचलित रहा है, किसानों के बीच ज़्यादा अच्छा रहा है। और जो कम्युनिटी तालाब है, यानी कि अपने अपने खेत में तालाब बनाने की तो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन कम्युनिटी तालाब है जो हमारे पुराने बहुत समय से जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं। एक्चुअली हुआ ऐसा है कि जब से हमें हमारे किसान भाइयों को या हम में से सभी को बटन दबाते ही ग्राउंड वाटर उपलब्ध होने लगा, तब से हमारे देशवासियों ने ये जो सतही जल की संरचनाएं हैं जिन्हें हम मतलब विभिन्न स्टेट्स में हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे तालाब है, पोखर है, झील है, उनको भुला दिया गया। ये इनको सबको भुला दिया गया। और धीरे धीरे हुआ क्या कि जब ग्राउंड वाटर ज़्यादा नीचे जाने लगा, क्योंकि हम त्वरित गति से जल को उत्थापित करने लगे, तो उनमें से रिचार्ज होते होते नीचे पानी नीचे चला जाता है। उन संरचनाओं में जल बचता ही नहीं है। जब जल नहीं, और कुछ जल तो इवापोरेशन से लॉस हो जाता है, तो लोग समझते हैं कि जैसे ये बेकार है। लेकिन जो हमारा जल का भंडार है, खासतौर से ग्राउंड वाटर, वो एक तरीके से बैंक अकाउंट के जैसा है कि आपने बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट जैसा मान के चलिए उसको। तो यदि आप उसको रखेंगे तो वक्त जरूरत आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रोजमर्रा का काम करने के लिए सतही जल से काम चलाया जाता था पहले। तो लेकिन हमने उस ग्राउंड वाटर के में भी सेंध लगा दी, और इतनी ज्यादा कि लगभग 141 ब्लॉक हमारे देश के अभी तक क्रिटिकल जोन में है। और लगातार ये स्थिति बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। तो हमें जल का संचयन भी करना है और रिचार्ज भी करना है ग्राउंड वाटर का। और इसके चौथे घटक में ये सुविधा दी गई है कि कम्युनिटी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के जो पुराने हैं उनका जीर्णोद्धार भी करना है। उन पे आने वाली नालियां या जो ब्लॉक हो गए हैं उनको खोलना भी है, और नई संरचनाओं का भी निर्माण करना है। जी जी। और इसके बाद भी एक और अभी बहुत जल्दी ही 14 अप्रैल 2023 को एक 22 में रहता है, 23 नहीं 22 में जो एक योजना लॉन्च हुई है जिसका नाम है अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर, जी। तो ये जो हम लोग छोटे छोटे रूप में इन सबको करने का प्रयास कर रहे थे, किसान भाइयों को मोटिवेट करते थे, तो अब वो सरकारी तौर पर उन्होंने हर जिले में, देश के जितने भी जिले हैं सभी में कम से कम 75 ऐसी जल संरचनाओं का निर्माण या पुनर्निर्माण या पुनर्जीवन करने का प्रयास किया है। उसमें उस योजना के बारे में फिर हमने आगे भी कभी जानकारी देंगे किसान भाइयों को। लेकिन इस योजना के तहत, इसके एक कंपोनेंट के तहत आप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। रामपाल जी हैं एक दर्शक, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। रामपाल जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है? हेलो जी रामपाल जी बताएं। मैडम जी मेरे पास पानी का प्रबंध नहीं है जी, अच्छा कैसे करूँ मैं? 5 एकड़ से कम जमीन है जी। क्या जानना चाह रहे हैं, एक बार फिर से बताएं।
पानी का प्रबंध भी है, पानी का, ठीक है। जल प्रबंधन के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे करें अपने खेत में? आपके पास 5 एकड़ जमीन है, ठीक है, तो आप 5 हेक्टेयर की जो लिमिट है उसके अंदर ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं? आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे अनुदान लेना चाहते हैं, स्प्रिंकलर पे? आपका विचार क्या है? रामपाल जी मेरे साथ आप हैं अभी लाइन पर? हाँ जी सर, किस तरह की विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं आप खेत में? और किस फसल में करना? किस फसल में? नहीं, बरसात पर निर्भर है मैडम हम। अच्छा ठीक है सर, ये वर्षा जल पर आधारित। तो बिल्कुल आप अपने 5 एकड़ खेत से, मैं समझता हूँ हरियाणा में जहाँ पे भी हैं 650 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में आप हैं, लगभग आधा मीटर आप समझ सकते हैं कि जल आपको प्राप्त होगा साल में ऑन एन एवरेज। और आप अपने खेत की जो है चौहद्दी को देखें और जहाँ पर भी आपको निचला इलाका दिखाई पड़ता है, कोशिश करें कि आप एक वहाँ पर छोटा तालाब बनाएं। अपने आप से भी आप प्रयास करके कर सकते हैं, अथवा सरकारी विभाग से जो एक तालाब बनाने के लिए अनुदान की व्यवस्था करें। पहले कच्चा बनाएं और बाद में अगर समय रहा और कुछ पैसे हुए तो आप उसको पक्का भी बना सकेंगे, जिससे कि अब उन्नत सिंचाई विधि आप अपने खेत पर इंस्टॉल कर पाएंगे और बहुत कम जल में भी आपके खेतों में सफलतापूर्वक फसलोत्पादन आप कर पाएंगे। जी बिल्कुल, तो अच्छी बात यह है कि हमारे बहुत सारे किसान इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो उचित जल प्रबंधन कर सकते हैं, कौन सी संरचना है, कौन सी विधि का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हेलो किसान के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की और मक्का फसल की। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। चलिए डॉक्टर सीमा के पास चलते हैं। डॉक्टर सीमा, जैसे कुछ हमारे दर्शकों के सवाल थे कि अच्छी किस्में वो कौन से ले सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार उन्होंने सवाल किया, लेकिन अब जो इस सीज़न के हिसाब से अगर हम बात करें तो कौन सी किस्में ले सकते हैं जिसका चुनाव करें वो? जी डॉक्टर जी। चुनाव कर सकता है। जो मुख्यतः है कि अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था है तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज पे जा सकते हैं कि जो 100 से लेके 120 दिन में पकती है। लेकिन अगर आपकी वर्षा आधारित खेती है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो एक्स्ट्रा अर्लियां जो बहुत कम अवधि में पकती है, जो 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है, उन किस्मों का चुनाव करें। अब तो जल्दी पकने वाली जो फसलें हैं उसके अंदर PMH2 है,
को पूसा हाइब्रिड 2 बोला जाता है, और उसके अलावा पूसा एक्स्ट्रा अर्ली हाइब्रिड है, उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं, और पूसा अर्ली हाइब्रिड 3 भी है जिसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। और ये बहुत ही कम अवधि के अंदर 50 क्विंटल 1 हेक्टेयर के अंदर उत्पादन देती है। और अगर सिंचाई की व्यवस्था आपके पास, आप लंबी अवधि वाली फसलों में भी जा सकते हैं, जिसके अंदर जो वेराइटीज हैं उसके अंदर एक बायो 9681 है। ये काफी अच्छी वेराइटी है, ये 120 दिन में पक्के तैयार होती है। इसके अलावा एक DMH 113 भी है, ये भी बहुत अच्छी वेराइटी है जो 120 दिन में पक्के तैयार होती है। और PMH 3 है, पूसा मेज हाइब्रिड 3 है, जिसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा अब ऐसी वेराइटीज भी आ चुकी हैं जो कम अवधि में पकती है, लेकिन जिनकी उत्पादन क्षमता 8 से 9 टन 1 हेक्टेयर में है। उसके अंदर जो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान है उसके द्वारा ये विकसित की गई है, जिसके अंदर IMH 222 है, IMH 223 है और IMH 224 है। ये 3 वेराइटीज बहुत ही मक्का की है, और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट जो बिहार और वेस्ट बंगाल और झारखंड, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ बहुत अच्छा उत्पादन देती है। जी, और डॉक्टर सीमा, जैसे कि अब मानसून भी आ चुका है, तो अब जैसे अभी जानते हैं कि ये ज़्यादा पानी के प्रति बहुत संवेदनशील फसल है, तो इसको लेकर के भी क्या किसानों को किसी तरह का प्रबंध करने की आवश्यकता रहती है? देखिए, इसका प्रबंधन करने के लिए आवश्यक है कि अगर आपकी भारी मिट्टी है, यानी कि कादो और जमाव, पानी का जमाव होता है, किसान को पता है कि मेरे इस खेत में पानी जमता है, तो आप इसकी मक्का की बुआई मेड़ के ऊपर करें। मेड़ अगर आप यानी रेज्ड बेड रहे तो बेहतर है। तो रेस्ड बेड भी बोला जाता है, अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन हाँ, रेस्ड बेड या जो चूड़ी बेड जिसको बोला जाता है, उस पर आप इसका बुआई कर सकते हैं। और अभी रेस्ड बेड प्लांटर भी उपलब्ध हैं, उसकी कस्टम हायरिंग करके आप इसको बना के, और वो 65 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रहता है, तो उसके अंदर एक एक मक्का की कतार आ जाएगी। अगर आप उस उभार मेड़ के ऊपर, या जिसको रेस्ड बेड बोलते हैं, उसके अगर आप मक्का की फसल लेते हैं तो उसके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आपकी फसल अत्यधिक पानी का जो निकास नहीं हो पाता है तो वहां पे भी खड़ी रहेगी, और दूसरा ये रहेगा कि जो लोजिंग हो जाती है, पौधा गिर जाता है, या फिर उसकी जो नीचे की जो जड़ें हैं, अगर मिट्टी चढ़ाई ना जाए तो वो दिखने लग जाती है मक्का की। किसान भाई को पता होगा कि कुछ जड़ें दिखने लग जाती है तो वो पौधा गिर जाता है। अगर आप पेड़ करते हैं तो इससे भी आपकी फसल बची रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा हमसे बात करने के लिए और दर्शकों की कॉल्स के जवाब देने के लिए, और इस विषय पर इतनी विस्तृत और इतनी अच्छी चर्चा आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं किसानों को ज़रूर इससे लाभ होगा। नमस्कार। और सर, अब आपसे मैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर बात करना चाहूँगी। ख़ासतौर पर हम देख रहे हैं कि जब आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी फसल विविधीकरण, तो उससे भी पानी की काफ़ी बचत होती है, और फर्टिगेशन एक काफ़ी लाभ है जो अगर हम जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो तकनीकें मिल रही है, जो विधियाँ मिल रही हैं, उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल किसान भाई, आप जानते हैं कि फर्टिलाइज़र बहुत महंगे हो गए हैं, और पहले जब आप हाथ से फर्टिलाइज़र लेके खेत में, पूरे खेत में फैलाते थे, जिसको छिटकवा विधि से बोना कहते थे, तो अब वो समय नहीं रहा है, क्योंकि आपको बचत करनी है और बचत करने से ही आपके लाभ में वृद्धि हो पाएगी। तो ये जो नई सिंचाई की विधियां हैं, इनमें खासतौर से जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, इसके द्वारा आप अपने फसलों में फर्टिगेशन कर सकते हैं, यानी फर्टिलाइज़र का भी प्रिसीजन एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्रिसाइज तरीके से जितना आवश्यक है उतना ही फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और फसलों की जड़ क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं, यानी कि पूरे खेत में फैलाने की भी ज़रूरत नहीं है उस फर्टिलाइज़र को या न्यूट्रिएंट को। तो आप जिस प्रकार के भी न्यूट्रिएंट चाहें, जिस प्रकार की रिकमेंडेशन हो, आपकी जो भी क्रॉप हो, उसमें आप इस विधि का अगर प्रयोग करते हैं, खासतौर से आप देखता हूँ कि अधिकतर किसान भाई सब्जियों के लिए और कवर्ड कल्टीवेशन में तो फल और फूल उत्पादन के लिए भी, सबके लिए मेरा ख्याल है यही आज संस्तुति विधि मैं कहूँगा, क्योंकि इसकी दक्षता लगभग 85 से 90% तक पाई जाती है। तो बहुत कम अल्पतम जल में, अल्पतम मैं कहूँगा क्योंकि कम से कम जल
का प्रयोग करके, और यही जो है हमारे जो तीसरा घटक है मोर क्रॉप पर ड्रॉप का जो उद्देश्य भी है, तो इसकी प्राप्ति पूरी तरीके से संभव है। आवश्यकता यह है कि हमारे किसान भाई जो है आगे बढ़ करके इन सिस्टम्स को अपनाएं और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि आपको ये ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम्स मिलेंगे। जैसे मैं अभी किसी किसान भाई के साथ चर्चा में था और मैं उनको बता रहा था कि भाई आज कोई भी आदमी और टेलीविजन का स्विच ऑन करने के लिए वहां तक नहीं जाता है। तो यही तकनीकियां हमारे इरिगेशन सिस्टम्स में भी आएंगी, जिससे बहुत तरीके से बचत हो सकती है। जी, बिल्कुल। बहुत लाभ भी मिल सकता है। बिल्कुल। तो नई तकनीक के साथ किसान जुड़े और उसका लाभ ले और कृषि के क्षेत्र में प्रगति करें, देश निर्माण में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में आए और इस पूरे विषय के बारे में, इस योजना के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी, किसानों के कॉल्स के भी जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा यानी अगला विषय क्या है, अगले अंक का विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नजर। अगला हमारा विषय है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव है, कोई फीडबैक आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। और आप हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी हम आपके लिए उपस्थित हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हेलो किसान ये हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम ट्विटर आईडी है, जहां पर जाकर आप हमें फॉलो करें और अपने सवाल भी हम तक पहुंचाएं। और अगर आप चाहें तो हमें टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी संपर्क करें। हमारा टोल फ्री नंबर है हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप कॉल करें, अपने सवाल को रिकॉर्ड करवाएं। और चलते चलते भी बता दें कि अगर किसी वजह से आज का कार्यक्रम आप पूरा नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर फिर से देख सकते हैं, या फिर लाइव हमारे चैनल को YouTube पर देखें इस QR कोड को स्कैन कर। यहाँ लेंगे इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।